Thank you, sir. Students, let's see that business correspondence. After completion of this lesson, you will be able to define the term business correspondence. Correspondence yesterday we already learned, हाँ कल हमने देखा था correspondence मतलब written communication जो mainly letters के through होते हैं. आज के डेट में हम letters और email को count कर सकते हैं, ठीक है? और उसके क्या importance है business में. Second objective is the you can describe what is the format, किस रूप में लिखना होगा, उस लेटर का पोजीशनिंग कहाँ होगा, पार्ट्स कहाँ पे होंगे, कर्टसी लिविंग कहाँ पे होंगे, मतलब ये सारी चीजें हम डिटेल में सीख लेंगे. और इसके साथ साथ एक बिजनेस लेटर जब लिखते हैं तो ये फॉर्मल लेटर है, तो इसको हम कैसे, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, गाइडलाइंस, ताकि बिजनेस लेटर का एक रूप बन सके. लास्टली यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि बिजनेस में कौन कौन तरह के लेटर्स हम लिख पाते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग मीनिंग, इसका मतलब yesterday also we learned that communication is written or oral communication, and here the correspondence means exchange of letters और email, मतलब मेल के थ्रू या लेटर्स के थ्रू हो तो उसको करस्पॉन्डेंस कहेंगे. ठीक है, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या है, ये है एक ऐसा लेटर या ऐसे लेटर्स जो दो बिजनेसमैन आपस में करते हैं. तो बिजनेसमैन का मतलब सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है, अब बिजनेस के साथ में किसी बिजनेसमैन के साथ कोई ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन भी कांटेक्ट कर सकता है चीजें खरीदने के लिए, या फिर कोई रिटेलर होलसेलर को लिख सकता है इंक्वायरी, या होलसेलर मैन्युफैक्चरर को लिख सकता है, या एजेंसीज आपस में लिख सकते हैं, या कोई बिजनेस पर्सन जो है बैंक को लिख सकता है स्टेटस जानने के लिए. तो ये मतलब क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में होंगे लेकिन स्ट्रिक्टली बिजनेस को लेकर लिखे जाने वाले लेटर. इंट्रोडक्शन, businessman writes and receives letter in his day-to-day transactions which may be called business card. तो मतलब हमेशा उसको कुछ ना कुछ लिखना ही होता है. क्या लिखना होता है ये हम आगे देखते हैं क्या लिखना होता है. ठीक है, बिजनेस लेटर में भी डिफाइंड, डेफिनेशन है कि एक ऐसा माध्यम है, मीडिया है, जिसके थ्रू बिजनेसमैन को अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, टू द पॉइंट, डायरेक्ट और कई सारे प्रोस्पेक्टिव सेलर्स के थ्रू. ठीक है, या बायर्स अगर लिख रहे हैं तो सेलर्स के लिए लिखेंगे, सेलर्स है तो बायर्स के लिए लिखेंगे. इसके क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस, क्यों लिखा जाता है. सबसे पहला तो है कि मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशनशिप. अगर आप किसी को लेटर लिखते हो बिजनेस से रिलेटेड तो वो आपके लिए एक कस्टमर बन जाता है रेगुलरली, क्योंकि आपको आपका हर एड्रेस, आपकी हर चीजें उनके पास हमेशा के लिए रहती है, तो वो एक रेगुलर कस्टमर के रूप में आपका रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है लेटर. अगर ओरल है, आपने कोई चीज ओरली की है तो वो तो आपका खत्म हो जाता है, आदमी आपको याद नहीं रख सकता है, तो इस तरह से लेटर आपका काम आता है. और क्या है, आज जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो एक ही जगह पे स्थिर नहीं है, पहले के जैसे नहीं है. अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, लिबरलाइजेशन आ चुका है. इसका मतलब क्या, ओपन मार्केट, और बिजनेस अपने ही लोकेलिटी एरिया में न होकर दूसरे स्टेट्स इंटरनेशनल में होने लगा है. तो ये सब चीजें अगर आपको अपना भी एक्सपेंशन करना है तो यू हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप टू नेक्स्ट लेवल. ठीक है, इनएक्सपेंसिव और करें. आज की डेट में ईमेल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि लेटर्स तो आजकल ईमेल के थ्रू ही चले जाते हैं ना, तो हम ईमेल ही समझ कर चलते हैं, तो ये कन्वीनियंट और सबसे इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा इसमें खर्च नहीं होता है. ठीक है, ये तो सभी मानते हैं, तो ये इकोनॉमिकल है और कन्वीनियंट है, इसलिए भी लेटर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस में. तीसरा, हम ये हमेशा के लिए जरूरी है, गुडविल. गुडविल एक तरह का इनटेंजिबल असेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन, आप एचपी नाम सुनते हो, डेल नाम सुनते हो कंप्यूटर्स के, ठीक है, या फिर और भी कई है सारे अच्छे अच्छे नाम है, वो सारा सिर्फ नाम से ही हमको लगता है नहीं नहीं ये ब्रांडेड है, इसकी तो चीजें अच्छी होगी, तो ये एक रेप्यूटेशन बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसको ही हम गुडविल कहते हैं, जो नजर नहीं आता लेकिन आपको फील होता है. So businessmen at times send letters to inquire about complaints and suggestions of their customers. तो ये क्यों लिखते हैं, हमेशा वो कस्टमर से पूछते हैं कि हमारे इस ऐप को आप है ना रेट कीजिए, या आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है तो क्या उसमें आपको कोई समस्या आई है, या आपकी कोई सजेशन है इसमें हम इम्प्रूव कर पाए.
तो इस तरह से अगर वो लेटर भेजते हैं तो कस्टमर जिसने चीजें खरीदी है उसको लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा कंपनी है, ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा जो कम कीमत में ज्यादा काम दे। तो इससे एक रेपुटेशन बनने लगते हैं। एक बार सामान बेच दिया और अपनी जिम्मेदारी खत्म, तो ये नहीं होता है। बिजनेस में क्या होता है, रिलेशनशिप, गुडविल, ये सब बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए बिजनेस पीपल सेंड लेटर्स टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो आपने कुछ खरीदा है और अभी आपको कुछ नहीं खरीदना है, फिर भी अगर आपके पास कोई लेटर आता है कि हमारे पास एक नया अपडेट, ये वर्जन आया है, नया एक प्रोडक्ट आया है, क्या आप ये खरीदना चाहोगे, या हमारे यहाँ क्लियरेंस सेल लगा है, हम आपको काफी डिस्काउंट में ये चीजें बेच रहे हैं, तो वो जो पुराने कस्टमर्स है वो अपने आप ही उनके अंदर चीजें खरीदने के लिए एक डिजायर पैदा हो जाता है। अगर उनके परचेसिंग पावर है तो वो जरूर आपकी चीजें खरीदने आ जाएंगे। तो इस तरह के लेटर्स एक रिमाइंडर्स के रूप में होते हैं रेगुलर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो मार्केट में नई नई चीजें अभी भी आ रही है जो उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो these results in cordial relations with the customers which enhances the goodwill of the business। अब क्या है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है पता तो सबको चलता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर खुद उस प्रोडक्ट की सर्कुलेशन करे, मतलब कस्टमर्स को पर्सनली उनको लेटर लिखकर बताए, ईमेल्स भेजे, तो नेचुरली उसमें आपको प्राउड फील होता है कि हमारे को कांटेक्ट किया गया है, तो इट इज ए गुड थिंग। तो ये गुडविल मेंटेन करने के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं बिजनेस पीपल के द्वारा। फिर है आपका सर्च एज एविडेंस। हम सबको पता है कि कोई भी इन चीजों को याद नहीं रख सकता। बिजनेस जो डीलिंग्स होते हैं वो हमेशा जो है वो एविडेंस के रूप में रखना पड़ेगा, यानी कि रिकॉर्डेड होने चाहिए। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ट्रेडर टू मेमोराइज all facts and figures in a conversation that normally takes place among businessmen, है ना? Through letters he can keep a record of all facts. Thus letters can serve as evidence in case of dispute between two parties। यानी बिजनेस चालू है, चलता ही रहता है, सेलर, परचेसर, बीच के एजेंसीज, होलसेलर, इन सबके बीच में जो भी फैक्ट और फिगर्स होते हैं, डील्स तय होते हैं, इन सब का एक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि लेटर में हर चीजें डेट के साथ में, टाइम के साथ में, वैलिडिटी के साथ में रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस में एज एन एविडेंस। लास्ट वन है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो ये जो है बिजनेस रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर एक बिजनेसमैन के पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज कंप्यूटर्स को ले लो, तो और उसका कॉम्पिटिटर भी अगर मार्केट में है तो उसको कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। प्राइसेस, प्रिवेलिंग प्राइसेस, प्रोडक्ट का क्या रेट आजकल चल रहा है और किस तरह के प्रमोशंस दूसरे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, या मार्केट में और क्या क्या है नई चीजें, तो ये सब चीजें अगर उसको जानकारी चाहिए तो वो अपने जितने भी डीलर्स होंगे या डीलर्स जो है अपने होलसेलर्स होंगे, उनको बिजनेस के बारे में जो भी नई नई एक्टिविटीज अपडेट से जानने के लिए लेटर्स तो एक दूसरे को भेजने ही पड़ेंगे इंक्वायरीज करने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट लोकेलिटी से भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये लेटर जो है उसका ये दायरा बढ़ाता है बिजनेस का। अब हम देखते हैं कि ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंस की आपको लेटर्स लिखने क्यों जरूरी है। 4-5 हमने देख लिए, आपको याद रहेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब हमारे आते हैं कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पर्सनल लेटर है ही नहीं। हमने पर्सनल लेटर में देखा था कि उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, जैसा रिलेशन है आपका, आप जिस तरह से बात करते हो आप उसको फॉलो करते जाओ। वो लेंथी भी हो सकता है, ठीक है, टू द पॉइंट भी जरूरत नहीं है, आप बहुत सारी इधर उधर की बातें भी कर सकते हो, लेकिन वो चीजें फॉर्मल लेटर्स में नहीं होती है। और बिजनेस लेटर जो है वो स्ट्रिक्टली फॉर्मल लेटर कहलाता है, यानी कि इसमें एक सेट पैटर्न होता है। कल पढ़ा था इसलिए इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं 7 C's। 7 C's मतलब ये सारे वर्ड जो है सी लेटर से स्टार्ट हुए हैं। आप 7 C's को याद करोगे तो आपको फटाक से क्या क्या होने चाहिए, मेमोराइज होने लगते हैं। याद करने का एक बहुत बड़ा अच्छा टेक्निक है। तो पहला सी लेते हैं हम कंसाइज, ठीक है, फिर है क्लियर, फिर है करेक्ट, कॉन्क्रीट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। एक के बाद एक हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। कंसाइज का मतलब क्या है कि ब्रीफ और पॉइंट में लिखना है, मतलब पर्सनल लेटर के जैसे नहीं, आपको हालचाल वगैरह नहीं पूछना है। तो पहला तो ब्रीफ होना चाहिए। कंसाइज मतलब छोटा,
कम। व्हेन यू आर कंसाइज इन योर कम्युनिकेशन, यू स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट ब्रीफ, ठीक है ना। मतलब ब्रीफ तभी होगा जब आप पॉइंट रिलेवेंट बातें करोगे, तो इसमें वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसमें हम और क्या देखेंगे कि कहीं कहीं पे जो फिलर वर्ड्स होते हैं, फिलर का मतलब होता है आर देयर एनी एडजेक्टिव्स और फिलर वर्ड्स दैट यू कैन डिलीट। मतलब फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल के लिए, यू सी, आपने देखा, डेफिनेटली, काइंड ऑफ, लिटरली, वैसे ये सारे एडजेक्टिव्स है, ये वर्ड्स के बगैर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। और ये बिजनेस लेटर में हमको टू द पॉइंट लिखना है, तो इन ये फिलर वर्ड्स की जरूरत नहीं, वी कैन एलिमिनेट, इसको निकाल सकते हैं, इसके बगैर भी इट विल बी टोटली ओके। अगर आपने ये भी ऐड किया है तो आपके पैराग्राफ्स बढ़ते जाएंगे और एक लेटर हमेशा एक ही पेज में खत्म हो जाए तो वो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि लेटर में सिर्फ बॉडी के अलावा पार्ट्स भी होते हैं, सेंडर के एड्रेस होते हैं, डेट होता है, रेफरेंस, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये कंसाइजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी पार्ट्स को गायब कर दो, नो, सिर्फ बॉडी जो होता है, मतलब मैसेज, जो आप मेन पैराग्राफ्स जो लिखते हो उसको आपको छोटा रखना है, मतलब पैराग्राफ को आपको छोटे रखने हैं, समझे, ये है कंसाइज, ठीक है। पार्ट सारे होंगे। आर देयर एनी अननेसेसरी सेंटेंसेस, मतलब आपने एक ही पॉइंट को बार बार बोल दिया है, हाँ, हैव यू रिपीटेड द पॉइंट सेवरल टाइम्स इन डिफरेंट वेज, मतलब एक ही पॉइंट को आपने पहले भी बोला, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरे तरीके से भी बोला, तो ये जरूरत नहीं है। बिजनेस लेटर में आपने एक पॉइंट को एक बार बोला, फिर उसे मत, उसके बाद उसका आइडिया को लिंक करते हुए नेक्स्ट में चले जाओ, तो इट विल बी टोटली ब्रीफ। नेक्स्ट देखते हैं क्लियर। क्लियर से आपका क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखो, मैं आप क्या बताना चाह रहे हो, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। आपका जो सेंटेंसेस है या वर्ड्स है, फ्रेजेस है, वो एकदम सिंपल होने चाहिए, समझने वाले होने चाहिए, काफी अनएम्बिग्यूअस होने चाहिए। मतलब एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसके कई तरह से मीनिंग निकल सकते हैं, जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बीच बीच में घुस के पढ़ना पड़ सकता है। तो क्या है, मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइडियाज इन ईच सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक आइडिया रखो तो वो सेंटेंस समझ में आएगा। मतलब है कि आपको बहुत लंबे सेंटेंस नहीं बनाने हैं, आपको एक एक आइडिया वाले एक एक छोटे सेंटेंस बनाने हैं। मेक श्योर दैट इट इज इजी फॉर रीडर टू अंडरस्टैंड योर मीनिंग। अगर एक ही आइडिया है तो मीनिंग जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुड नॉट हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। ये रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि उसके अंदर ये तो अंडरस्टूड है, इस टाइप से आपको नहीं करना है कि आपको 10 बार पढ़े तो बात समझ में आए। ऐसे भी लाइंस होते हैं जिसको कई बार पढ़ने के बाद मीनिंग समझ में आता है, तो वैसे नहीं होने चाहिए, पजल जैसे नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मेक अजम्पशंस, assumptions on their own, यानी कि उनको खुद को समझ में आना चाहिए कि ये क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज। Information and actions required must be clear so the reader has the information they need to take. अब आप कुछ लेटर लिखते हो तो जरूरी है ना कि आप कुछ तो आपको चाहिए, आप इंक्वायरी लेटर लिखते हो तो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो अगर वो पढ़ने वाले को समझ आ रहा है कि आपको क्या चाहिए तो वो एक्चुअली वही एक्शन आपको वापस दे देगा, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप वही बात लिखो जो समझ में आए। करेक्ट, अब करेक्ट से क्या मतलब है कि ये जो है आपका जो ऑडियंस है उनको जो है एरर फ्री कम्युनिकेशन मिले, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, या फिर डेट है या कोई फिगर्स है वो सारे में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ गए हो, गलती से टाइपोज जिसको कहते हैं, टाइपोज मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिगर चेंज हो गया, ऐसी चीजों को हम टाइपोज कहते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स आपने यूज किया जो ऑडियंस के लेवल को समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निकल टर्म्स मतलब हर एक फील्ड में टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, तो वो अगर आपने लेमैन को अगर दे रहे हो या बिजनेस पीपल जो उससे टेक्निकली डील नहीं कर पा रहे हैं, मतलब टेक्निकली वो लोग लिटरेट नहीं है, सिर्फ वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लेवल से वो नहीं समझ में आएगा। तो टर्म ऐसे होना चाहिए सबको समझ में आए। हैव यू चेक योर राइटिंग फॉर ग्रामेटिकल एरर, मतलब ग्रामर एरर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और मीनिंग भी कभी कभी चेंज हो सकता है, तो ग्रामर जो है इंग्लिश का सही होना चाहिए। रिमेंबर स्पेल चेकर्स वोंट कैच एवरी। अब लगता है लोगों को कि कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो स्पेलिंग चेक करवा लो तो सब सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर एक कॉन्टेक्स्ट को सही करने का कंप्यूटर के पास में इतना ये नहीं है, वो सिर्फ जनरलाइज करके चेकिंग करेगा जो कि पॉसिबल नहीं है आपका हर एक चीज को करेक्ट फुल क्या कहते हैं उसको प्रूफ रीड करने के लिए, ठीक है। मतलब करेक्ट होना चाहिए, प्रूफ रीड जरूर करो अपने लेटर्स को, मिस्टेक्स को निकालो ढूंढो और उसके बाद फेयर बनाओ।
नेम्स और टाइटल्स को करेक्टली, क्यों? क्योंकि नेम और टाइटल्स लोगों के सेंसिटिव होते हैं उसके प्रति। अगर आपने किसी का नाम का स्पेलिंग गलत किया है तो उनको बहुत नाराजगी हो जाती है, ठीक है? तो ये याद रखना है कि आप स्पेलिंग देखकर लिखें। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है सॉलिड। आपका जो मैसेज है वो सॉलिड हो, सॉलिड का मतलब है कि वो आपको दिखता है, ठीक है? जो चीज सॉलिड है वो आपको करेक्टली समझ में आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको फिगर्स और फैक्ट्स को मैसेज के साथ में यूज करना है। जैसे कि अगर अभी हम लॉकडाउन के मैसेज सुनते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस, तो हम लोग कोई नहीं मानते थे। लेकिन जब उसके स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया गया कि एज पर WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द रिपोर्ट इज सेइंग सच एंड सच, तो हम सब उस बात को बिल्कुल मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा वो मैसेज आ रहा है उसके साथ में हमारे को स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स और फिगर्स भी साथ में है, तो वो मैसेज हमारे लिए काफी क्लियर पिक्चर है कि लैक्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई, क्लियर पिक्चर। WHO कह रहा है कि 1 साल तक इस पे कंट्रोल नहीं है, इसको कहते हैं कॉन्क्रीट। अगर आप बिजनेस लेटर में भी आप अगर कोई चीज पूछना चाहते हो तो आपका कॉन्क्रीट मैसेज उसमें होना चाहिए। मतलब आप इंक्वायरी कर रहे हो, आपको कंप्यूटर्स लेने हैं 10, तो आपका उसमें लिखा होना चाहिए मुझे 10 कंप्यूटर्स चाहिए और उसमें ये स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन अगर आपने डाला है, वो फिगर है, तो वो आपको जो सप्लायर है उसको समझ में आ जाता है कि आपकी नीड क्या है। क्योंकि कंप्यूटर्स तो कई तरह के होते हैं, कई तरह के पर्पस को सॉल्व करते हैं, उसके रेट्स भी उसके हिसाब से होगा, तो वो कोटेशन देगा कैसे अगर उसके पास क्लियर फैक्ट्स ना हो। तो ये है कॉन्क्रीट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है कि एक बात कहने के बाद एक आइडिया जब फिनिश होता है तो दूसरा आइडिया उससे लिंक होना चाहिए। हर पॉइंट जो है एक के बाद एक आने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सबसे पहले आखिरी का एक्शन लिख दो। सपोज एक कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में लिख दो मेरा कंप्लेंट जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और उसके बाद आप पहला पॉइंट लिखते हो कि मैंने आपसे ये चीज खरीदी थी, और फिर उसके बाद में बीच वाली बात है कि इसमें ये डिफेक्ट है, तो इसमें कोहेरेंस नहीं है। मतलब जो आइडिया है वो तरीके से कंपोज नहीं। सबसे पहले जो हुआ वो लिखना है कि मैंने आपसे ये आइटम खरीदा था, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसको यूज करने के बाद ये मेरा काम नहीं कर रहा है। फिर तीसरा कि आपको चाहिए क्या, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक इंजीनियर को भेजें या इसको रिप्लेस करें। तो ये कोहेरेंस कहलाता है, यानी आपका एक पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। ओके। कंप्लीट, कंप्लीट का क्या मतलब है कि लेटर जो है कंप्लीट होना चाहिए। उसमें क्या है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी आपके एड्रेस, जितने भी पार्ट्स हम सीखेंगे कि एक लेटर में होना चाहिए वो सारी चीजें होनी चाहिए। डेट्स उसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी लेटर बिना डेट का होता है तो उसकी रिलेवेंस थोड़ा कम हो जाता है। टाइम्स, लोकेशन, कहाँ से भेजा है, ऐसी चीजें, और उसमें सिग्नेचर है कि नहीं, जिसने ऑथराइज्ड है उसने साइन किया है कि नहीं, तो ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। ऑडियंस क्लियरली नोज व्हाट यू वांट देम टू डू। तो कंप्लीट का मतलब यही होता है कि लेटर शुड हैव ऑल द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड। लास्ट वन इज कर्टियस। ये तो बिल्कुल भूलने वाली बात ही नहीं है। कर्टियस का मतलब होता है पोलाइट वे में लेटर, कभी भी कंप्लेंट का हो या कलेक्शन लेटर ऑफ पेमेंट का आप तकाजा करते हो तो भी वो लेटर जो है काफी पोलाइटनेस को लिए होना चाहिए। मैटर जरूर आप लिखोगे कि मेरा पेमेंट 1 मंथ में कर दिया जाए, अगर 3 रिमाइंडर ऑलरेडी दे चुके हैं, अब चौथा हम लोग लीगल में देने वाले हैं, लेकिन इसको भी आपको थ्रेटनिंग वे में आप नहीं कर सकते। यू हैव टू सिंपली स्टेट द मैटर टू द डायरेक्टली एंड स्ट्रिक्टली, लेकिन नो थ्रेटनिंग, गुस्से में नहीं, कोई भी ऐसे हर्टफुल वर्ड्स यूज नहीं करना। बिजनेस लेटर में यही है सबसे इंपॉर्टेंट कि कर्टियस होना चाहिए। आप उनको कंप्लेन भी कर रहे हो तो एक पोलाइट वे में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो वो हम लेटर्स देखेंगे तो समझ में आएंगे। फ्रेंडली होता है, ओपन होता है, इसमें आप कर्टियस में कैसे यूज करते हो, अगर किसी को इंक्वायरी भेजी है आपने तो वो सप्लायर आपको जब रिप्लाई करता है तो कर्टसी मेंटेन करेगा, थैंक यू फॉर योर लेटर, थैंक यू पहले देता है, और उसके बाद में वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म, ग्लैड यानी कि वो अपनी खुशी जाहिर करता है, कर्टियस हो गया। एंड में भी वो ऐसे ही करते हैं, होपिंग फॉर योर ऑर्डर, ठीक है ना, या थैंक्स, ये थैंक्स, फेथफुली, डियर सर, ये सारे वर्ड्स जो है वो कर्टसी को दिखाते हैं, ठीक है। यही है कर्टियस का मतलब।
किसी को इंसल्ट नहीं करना, हिडन पॉइंट नहीं होना, और एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि सामने वाले के सिचुएशन को या उनके फीलिंग्स को समझ कर यू एटीट्यूड के साथ में लेटर लिखना है। तो दीज आर द 7 सीज। सीज जो है, सी से आपको याद रखना। अब पार्ट्स ऑफ द लेटर में ये पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स जैसे कि एनक्लोजर, कॉपी फॉर सर्कुलेशन और पोस्टस्क्रिप्ट। ये जो 3 पार्ट्स है ये जो है ऑप्शनल है, ये अगर जरूरी है, आप एनक्लोज कर रहे हो तो ये आएंगे। कॉपी फॉर सर्कुलेशन मतलब सेम लेटर जो है आप 2-4 लोगों को भेज रहे हो जिससे रिलेटेड है, तो आपको ये कॉपी फॉर सर्कुलेशन ऐड करना है। और पोस्टस्क्रिप्ट तो बहुत कम यूज होता है, ये यूज करना ही नहीं चाहिए। अगर करना भी है तो वो कभी इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं और बाद में ऐड करना है, तो ये पीएस के नाम से पोस्टस्क्रिप्ट कहते हैं। जो ऑलरेडी लेटर तैयार होने के बाद में पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट कुछ लिखना है तो नीचे वो पीएस करके डाल सकते हैं। तो दिस 3 आर टोटली ऑप्शनल। 1 to 7, 9 जो है ये आपके सब में होने चाहिए, ठीक है। हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग का मतलब है लिखने वाला, लेटर हेड यानी कि सेंडर का एड्रेस। डेट और रेफरेंस होने चाहिए जरूर। रेफरेंस मतलब एक बिजनेस जब कंडक्ट करते हो तो फाइल का एक नाम देते हैं और रेफरेंस होता है, उसी रेफरेंस नंबर से वो आगे आगे उसको टेकअप करते हैं। फिर एड्रेसेस, इनसाइड एड्रेस मतलब रिसीवर का एड्रेस। सब्जेक्ट मतलब जो मैटर है, इंक्वायरी लेटर या कोटेशन या ऑर्डर या कंप्लेंट या रिकवरी, ऐसे जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट। सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम। बॉडी मतलब हमने देखा अभी जो भी मैसेज है उसको बॉडी हो। कॉम्प्लीमेंट्री में होता है यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ट्रूली या सिंसियरली अकॉर्डिंगली। सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें साइन का ब्लॉक होता है और नीचे टाइप, और उसके नीचे आप डेजिग्नेशन भी सिग्नेचर के बाद देते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन सिग्नेचर ब्लॉक में ही आते हैं। बाकी ये तीनों मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर, किस किस तरह के लेटर आप लिखते हो। तो इसमें पहला आता है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी के नाम से ही पता है कि बिजनेसमैन को पूछना पड़ता है कि आप बिजनेसमैन जैसे होते हैं, 2 बिजनेस पीपल होते हैं तो वो दोनों ही बिजनेस का, जैसा एक अगर सपोज हम लेते हैं मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर उसके बाद में रिटेलर, ये 3 बिजनेस पीपल्स हैं। तो ये तीनों बिजनेस पीपल एक दूसरे को नहीं लिखते हैं। देखो अब रिटेलर जो है वो होलसेलर को लिखता है, होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को लिखता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को। इस टाइप से भी चेन बन सकता है। या फिर दूसरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स, कोई भी डिपार्टमेंट है, स्कूल हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई ऑफिस हो सकता है, उनको भी अपने ऑफिस में इक्विपमेंट चाहिए, स्टेशनरी चाहिए या फिर कोई भी चीजें उनको सर्विसेज चाहिए, तो वो लेटर भेज देंगे प्रोस्पेक्टिव सेलर्स को। प्रोस्पेक्टिव सेलर्स मतलब बायर को किस चीज की जरूरत है। सपोज एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए किसी रिटेलर को जो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बेचते हैं, ठीक है। तो वो होलसेलर से लेटर, इंक्वायरी लेटर मांगेंगे, उसको ही हम कहते हैं इंक्वायरी। तो लेटर रिटन टू सेलर्स टू नो द डिटेल्स ऑफ द गुड्स। गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट और सर्विस विच दे वांट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दे होगा, वांट टू बाय, लाइक क्या है उसकी डिटेल्स प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस और मोड ऑफ डिलीवरी और पेमेंट। अभी क्वालिटी में साइज भी आ सकते हैं, सारे स्पेसिफिकेशंस आ सकते हैं, साइज, उसका कलर, डिजाइन, बहुत चीजें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मैटर। इसका हम लास्ट में स्पेसिमेन देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कोटेशन लेटर, जब ये किसी भी सेलर को या कोई बिजनेसमैन को किसी की इंक्वायरी लेटर मिलता है तो वो उसका जवाब देता है, तो उसको हम कहेंगे कोटेशन, और वो सबमिट करता है कोटेशन। तो ये प्रोस्पेक्टिव बायर के इंक्वायरी जब आती है, सेलर्स क्या करता है, उसने क्या क्या इंक्वायरी में मांगा है, तो लेटर के थ्रू उसको वो सबमिट करता है। तो हो सकता है इंक्वायरी लेटर में सेलर ने मांगा है कि आप अपना कैटलॉग और प्राइस लिस्ट भेज दो, या आप एक सैंपल भी भेज दो। सैंपल्स भी कुछ कुछ चीजों के होते हैं। तो ये क्या करते हैं सेलर्स, अपने लेटर के साथ में अटैच करते हैं कैटलॉग को और सैंपल को, क्योंकि यही चीज मांगी गई थी। और वो देखने के बाद फिर इंक्वायरी वाला वापस से भेज सकता है कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। कोटेशन इसको कहते हैं। ऑर्डर लेटर फिर से वो बायर लिखता है, पहला इंक्वायरी बायर ने लिखा, फिर कोटेशन जो है वो सेलर ने लिखा, फिर से बायर को जो है उसकी कोटेशन एक्सेप्टेबल हो गई, उसको रेट सही लग रहा है, आइटम भी, स्पेसिफिकेशंस भी सारे सेटिस्फैक्टरी लग रहे हैं, काम की है,
तो वो उनको ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव बायर जो है सेलर्स को ऑर्डर देता है, तब उसको कहते हैं ऑर्डर लेटर, क्योंकि ये एविडेंस है। फिर होता है कंप्लेन लेटर। ये जरूरी नहीं कि ये लेटर हमेशा लिखा जाए, हाँ ये तभी लिखा जाता है जब कोई बायर या परचेजर ने कोई आइटम खरीदा और उसकी सेटिस्फेक्शन में नहीं आ रहा है, यानी कि वो जो है आइटम उसको डिफेक्टिव मिला, या क्वांटिटी में कम मिला, या टूटे फूटे डैमेज्ड मिले, या जो उसने जितनी क्वांटिटी मांगी उसे बहुत कम मिला, या उसकी क्वालिटी कम हो गई, या प्राइस उन्होंने बढ़ा के दिया, मतलब कुछ भी उसमें रीजन हो सकते हैं जो बायर को सही नहीं लग रहा है, तो वो कंप्लेन लिख सकता है सेलर को, इसके लिए रेजोल्यूशन के लिए। लास्ट में जो लेटर लिखा जाता है, एक बिजनेस पूरा होता है जब जब सामान खरीद लिया, बेच लिया, रिसीव हो गया और बायर सेटिस्फाई भी है, तो उसका काम क्या है कि पेमेंट करना है। तो अगर पेमेंट अगर नहीं आया है तो फिर से सेलर को पेमेंट याद दिलाने के लिए लिखना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं कलेक्शन लेटर या डनिंग लेटर। डनिंग का मतलब भी होता है किसी को आप फोर्सफुली याद दिलाते हो। लास्ट रिसोर्ट लेटर, लास्ट रिसोर्ट का मतलब भी होता है कि आपका फाइनल, आपका ये जो है अटेम्प्ट है, यानी कि पेमेंट आपके मिल ही नहीं रहे, तो आप ऐसे लेटर आपको लिखने पड़ सकते हैं एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। तो रिकवरी लेटर इज द लेटर आस्किंग फॉर सेटलिंग ऑफ देयर बिल, बिल्स को पेमेंट करना। तो मोस्टली इतने लेटर जो है कॉमनली लिखे जाते हैं। इसके अलावा भी बिजनेस लेटर्स हैं, सेल्स लेटर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, वो आप दूसरे किसी क्लास में पढ़ पाएंगे। तो आज तो आप यही देखिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा पूछ लेती हूँ, उसके इसमें मैंने आंसर भी दे दिया इस बार ताकि आपको समझ में रहे। उसके बाद स्पेसिमेन देखते हैं। Which of these details is not required in letter of inquiry? Inquiry letter में क्या नहीं होना चाहिए? Mode of packing ये होना चाहिए या नहीं? Mode of payment, mode of transport, age of। अब ये एज ऑफ ऑनर जो है, ऑनर का एज कितना है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट और पर्सनल मैटर है, तो ये आपका इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी पैकिंग, पेमेंट, ट्रांसपोर्ट तो आपका होना ही चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए इसका आंसर का। The letter of inquiry must clearly state the purpose for which the item is required, the mode of payment, मतलब किस तरह से पेमेंट होगा, एडवांस पेमेंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना मिलेगा, किस रूप में करना, ये हो गया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे ये भेजा जाएगा, ठीक है, रेलवे से आएगा या एयरपोर्ट, मतलब जो भी वेज होगा उसके बारे में टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं। मोड ऑफ पैकिंग, पैकिंग ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये हम जब खरीदते हैं ये बातें नहीं है, ये एक बड़ा बिजनेसमैन जब चीजें खरीदता है तो बल्क में खरीदता है, बल्क में खरीदता है तो पैकिंग भी एक बहुत ही बड़ा एक उसका एस्पेक्ट होता है। और डिलीवरी शेड्यूल वगैरह ये चीजें ही इंक्वायरी लेटर में पूछी जाती है। ओनर का एज या ये सब तो नहीं मायने रखता है। सेकेंड क्वेश्चन, कोटेशंस आर फ्रेंडली लेटर्स। ये आप सबको पता है कि नो, फ्रेंडली लेटर्स तो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं। कोटेशंस जो है वो फॉर्मल लेटर है और वो बिजनेस पर्पस से लिखे हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोटेशंस आर लेटर्स ऑफ, ये इसमें लेटर्स ऑफ इंक्वायरी इसलिए लिखा है कि कभी कभी आप कोटेशन, आस्किंग कोटेशन होता है तो वो लेटर ऑफ इंक्वायरी कहलाता है, आस्किंग कोटेशन, ठीक है। और सबमिटिंग कोटेशन सेलर देता है। इट इज नॉर्मल टू इनवाइट कोटेशंस फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर। जैसे कि हम गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिस है वो टेंडर के रूप में कोटेशंस मांगते हैं और पेपर में छापते हैं, मतलब n नंबर ऑफ पीपल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आस्किंग कोटेशंस भी एक तरह का इंक्वायरी लेटर में आता है। ऑर्डर्स फॉर गुड्स आर प्लेस्ड ऑन ए सेलर आफ्टर हिज कोटेशन इज एक्सेप्टेड। तो जब वो कोटेशन एक्सेप्ट हो जाता है, सही लगता है, तो ऑर्डर प्लेस किया जाता है। सेलर को ही आप ऑर्डर भेजते हो, तो क्या ये सही है? हाँ, सेलर को ही ऑर्डर भेजना पड़ता है, सेलर ही आपको आइटम देगा। तो लिखने वाला परचेजर है, ऑर्डर प्लेस करने वाला परचेजर, ऑन किस पर प्लेस किया है? वो सेलर पर। ये सेंटेंस ऐसे है कि आपको समझने में तकलीफ होगी, बट यहाँ गुड्स आर प्लेस्ड ऑन, मतलब किसको लिखा है? सेलर को लिखा है। ट्रू है ये आंसर। ऑर्डर्स फॉर गुड्स आर प्लेस्ड ऑन ए सेलर आफ्टर हिज कोटेशन इज एक्सेप्टेड, ठीक है। While placing an order, the quantity of the goods must be, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, कोई बिजनेसमैन लेटर लिखता है ऑर्डर का, तो उसको क्या गुड्स के जो भी आइटम ले रहा है उसकी क्वांटिटी को क्या मेंशन करना चाहिए? जरूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो उसको भेज पाएंगे। अगर आपको 10 लेने हैं, आपने मेंशन नहीं किया तो सेलर कितना भेजेगा?
So this is not at all convenient. So explanation is, while placing in order, the quantity of the goods must be stated. The cost at which it is required also should be mentioned. यही questions पूछे गए हैं papers में. Which of these should be avoided? Avoided मतलब कौन सा इसमें से यूज नहीं करना चाहिए जब आप लेटर को कंपोज करते हो. कर्टसी, कर्टसी तो हमारा 7C में से एक C है, तो ये तो आप अवॉइड नहीं करोगे. पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब होता है कि ये आपको सही मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें हमारा था कंसिडरेट करके, जिसमें आया था करेक्ट है, कंप्लीट है, यानी कि आपको समझ के करना है कि पॉजिटिवली आपको लगना चाहिए कि वापस, ये भी कर्टसी में ही आता है 7C में, तो ये भी आपका अवॉइड नहीं कर सकते आप. थर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज. अब डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब ही होता है कि आप पार्शियलिटी या इंसल्ट करके किसी को गाली देकर बात करते हो, या मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप किसी को मतलब चोर कह रहे हो, या जो पैसे पेमेंट नहीं किया है तो डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, फॉल लैंग्वेज, तो वो तो आपको बिजनेस लेटर में नहीं करना है. तो यही आपका आंसर होगा. पोलाइटनेस तो आपका आता ही है, कर्टसी, बाकी तीनों कर्टसी में आते हैं, और ये जो है सी जो है ये आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है. A paragraph writer should be sincerely tactful, thoughtful and non-discriminatory. Courteous communication wins hearts of the. तो बाकी तीनों जो है courtesy के एस्पेक्ट्स हैं, तो ये आंसर जो है सी है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंक्वायरी लेटर जो मैंने अभी बताया वो क्या कैसा स्पेसिमेन है. एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ वापस से. एक सेकेंड. इंक्वायरी लेटर जो हम देखते हैं, ये है स्पेसिमेन ऑफ इंक. आप लोगों को नजर आ रहा होगा. तो हाँ, यहाँ पे लेटर हेड है, मतलब जो पर्सन लिख रहा है उसका एड्रेस है, और ये सेंटर में होता है नॉर्मली. लेकिन जब ब्लॉक स्टाइल होता है तो सब चीजें लेफ्ट से शुरू होती है, और कभी कभी जो है ये जो है लेटर हेड बनाने के ऊपर है, राइट हैंड साइड पे भी रख सकते हैं. नाउअडेज इट इज चेंजिंग, बट नॉर्मली इसको आप ऊपर ही देखते हो लेटर हेड को. एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होते हैं, और ये फैक्स वगैरह नंबर आज भी देते हैं. अगर किसी के पास नहीं है एडवांस तो वो फैक्स भी करते हैं. फिर रेफरेंस नंबर और ये डेट, ये एक ही लाइन पे शेयर होते हैं. अब ये फर्स्ट पार्ट होता है, बीच में आपको थोड़ा गैप, 2 लाइन स्पेसिंग रखनी है टाइप करते वक्त. फिर ये हर पार्ट्स के बीच में 2 लाइन स्पेसिंग दिख रही है, मतलब एवरी पार्ट इज डिफरेंशिएटेड. उसके बाद ये जो है ये इनसाइड एड्रेस होता है कि आप किसको लिख रहे हो, मतलब ये लिखने वाला और ये जो रिसीव करने वाला है. सब्जेक्ट लिखा है आपने, फिर इंक्वायरी अबाउट द प्राइसेस ऑफ फैंस. ये सैल्यूटेशन है डियर सर्स, जो कर्टसी दिखाता है. फिर आपका पैराग्राफ देखिए आप, ये पहला है, वी आर डीलिंग इन रिटेल ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. कोई ऐसी वैसी बातें नहीं हो रही है, डायरेक्ट ब्रीफ है और टू द पॉइंट है. वो कौन है वो तो बताना पड़ेगा कि वो जो है डीलर्स है, रिटेल का काम करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का. वी वुड बी इंटरेस्टेड, ये पोलाइट वे है, टोन है कि ये फॉर्मल टोन है. वी वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर प्रोडक्ट भारत फैन थ्रू आवर रिटेल. वो अपने रिटेल शोरूम में उस ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर होंगे जिनसे वो चाहते हैं कि वो उनका अप्लायंसेस बेचे. तो सेकंड पैरा देखो, ये एक बिल्कुल एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट कुड यू, यहाँ कैन नहीं लिखा, कैन फ्रेंडली वे हो जाता है. कुड लिखा है, कुड इज ए फॉर डिग्री ऑफ हाई पोलाइटनेस. कुड यू देयरफॉर सेंड अस योर कोटेशंस. इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि आप अपना कोटेशंस भेज दीजिए. कोटेशंस का मतलब होता है प्राइस, रेट, मोड, सब कुछ. एंड लेट अस नो द टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होना है ऑफ पेमेंट. ठीक है, किस तरह से आप पेमेंट वगैरह चाहते हैं उसके डिटेल. कितना शॉर्ट ब्रीफ है ये देखो, पूरा का पूरा लेटर एक पेज में भी आया. ये थर्ड है, ये हम कहते हैं थैंकिंग यू. ये भी एक कर्टेसी का एक एस्पेक्ट है कि आप जब लीव करते हो तो थैंक यू भी बोल रहे हो, फिर यूअर्स फेथफुली बोल रहे हो. ये भी एक कर्टेसी है कि आप उनको बता रहे हो कि आप सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, यूअर्स फेथफुली. फ्रेंडली में हमने ये फेथफुली नहीं होता है. पर्सनल लेटर में लविंग होता है, फ्रेंडली होता है, यूअर्स होता है. ठीक है ना, तो वो टोटली डिफरेंट. अब यहाँ पे फेथफुली हो सकता है, ट्रूली हो सकता है. ठीक है, ये दोनों हो सकता है.
फिर इसके बाद में ये कंपनी का जो है नाम लिखा जाता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि ओनर ही लिख रहा हो, तो फॉर का मतलब होता है इस कंपनी के बिहाफ पे ये जो पार्टनर है वो लिख रहा है। दो लोग होंगे पार्टनर, दो से ज्यादा भी होंगे, या तो फिर मैनेजर हो सकता है यहाँ पे, ऐसे कोई भी डेजिग्नेटर हो सकता है, तो वो इसके बिहाफ पे है, इसलिए इसको वो कहते हैं पर प्रोक्यूरेशन, मतलब जो कंपनी है उसके बिहाफ पे। साइंड मतलब सिग्नेचर, ये तो टाइप है, इसको आप प्रिंट आउट निकालोगे तो सिग्नेचर दिखेगा, और उसके नीचे सिग्नेचर तो उससे कोई समझ नहीं पाता है कि ये किसका है, कौन है, तो टाइप द नेम होना चाहिए और फिर रेजिग्नेशन। इसमें और कुछ नहीं है क्योंकि इसको कोई एनक्लोजर नहीं लगाना है। तो ये हो गया है आपका इंक्वायरी लेटर, ठीक है। फिर हम चलते हैं, फिर हम चलते हैं कोटेशन के। अब ये जो है सेलर, देखो ये दोनों एड्रेस देखो स्विच हो गए। अब ये सेलर लिख रहा है, ये जिसने इंक्वायरी भेजी उसको लिख रहा है। सेम चीजें, फॉर्मेट सारी सेम होती है। इसने भी देखो शॉर्ट रखा है, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ है पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि इससे तो अपने मैटर्स देने हैं। तो थैंक यू, फर्स्ट वो थैंक यू देते हैं, दिस इज कर्टेसी, कि थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, उन्होंने एक्नॉलेज किया। We would be glad to meet your requirement of selling our fan in your retail. They are accepting. Our quotations are given in the price list. इन्होंने enclosure लगाया है जिसमें price list already है। price list मतलब सारे उसमें details होंगे, items के list होंगे और availability होगी और उनके नाम होंगे। We offer 10% discount on order above 50,000. अगर वो 50,000 से ज्यादा लेंगे तो 10% डिस्काउंट भी देंगे, और साथ में ग्रेस पीरियड ऑफ 45 डेज फॉर पेमेंट। हर एक पॉइंट इंडिपेंडेंट है और सिंपल है और समझने लायक है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वी आर कॉन्फिडेंट, फिर वो ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि हमें पक्का है दैट यू विल फाइंड अवर प्राइसेस कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब है कि आपका मतलब मार्केट में जो भी रेट है इस आइटम के वो सेम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, इसको कॉम्पिटिटिव कहते हैं, ठीक है। and our terms and conditions. We look forward to meeting your requirement. Thanking you वापस से देने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिया है, लेकिन फिर भी देते हैं courtesy दिखाने के लिए। बाकी सारे यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस हुआ है, एनक्लोजर इसमें ऐड हो गया है। एनक्लोजर मैंने कहा था ऑप्शनल है, क्योंकि इनको प्राइस लिस्ट और टर्म्स कंडीशंस एक लेटर में नहीं आएंगे तो वो उसमें अटैच करेंगे, इसलिए एनक्लोजर एक नया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर कैसे होता है? ऑर्डर लेटर में फिर से देखो स्विच हो गया है, अब बायर जो है वापस से सेलर को लिख रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेट वगैरह सेम है। अब ये सब्जेक्ट में जो है उसके कोटेशन का रेफरेंस यहाँ पे दे देता है, ठीक है। और फिर से थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर इंक्वायरी। इससे पता चलता है कि कोटेशन उन्होंने बिल्कुल तुरंत भेजा है, इसीलिए ये उनको थैंक्स दे रहे हैं, ठीक है। As we find your prices in terms quite reasonable, we wish to place a trial order as per the. ये ट्रायल ऑर्डर का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा आइटम पहले खरीद के देखें, ऑर्डर देंगे, और अगर वो सेटिस्फैक्टरी है तो फिर वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। As pointed out in our inquiry letter, quality is important. ये वापस से ऑर्डर में फिर से बोल रहे हैं कि क्वालिटी जो है इनके लिए काफी मायने रखता है। तो द गुड्स अगर क्वालिटी मेंटेन करें तो सब्सटेंशियल ऑर्डर्स विल फॉर्म, यानी सब्सटेंशियल मतलब और भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स को आगे भी देते रहेंगे, ठीक है ना। पेमेंट विल बी मेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब में, कोटेशन में जो उन्होंने टाइम दिया है पेमेंट करने का उसमें ही हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये भी कितना ब्रीफ, कंसाइज और टू द पॉइंट करेक्ट है। बस प्रूफ रीडिंग है, कोई मिस्टेक्स नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, सब कुछ करेक्ट है, तो ये सब सही है, इसमें इनको कुछ भी नहीं लगाना है। ऑर्डर उन्होंने प्लेस कर दिया है तो फिनिश। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लेन। अब जब है कि लेटर बायर को जो है गुड्स वापस मिल चुके हैं, तो ये फिर से बायर को उसमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ कंप्लेंट है, फिर से वो लेटर लिखते हैं। बस यही आपको सीखना है, बाकी फॉर्मेट सेम रहते हैं। We would like to draw your attention to the fact that some fans are found missing in the parcel dispatched by you which I received. अब इसमें क्या है कि देखो पोलाइटली बोल रहे हैं कि अटेंशन ड्रॉ है, कितना पोलाइटली कंप्लेन बता रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं आई वांट टू कंप्लेन, आई वांट टू, आई एम सॉरी टू से, आई रिग्रेट टू से, ये सारे टर्म्स नहीं यूज हो रहे हैं, बल्कि सिंपल वे में आपका लिख रहे हैं पोलाइटली। इट अपीयर्स दैट द फॉलोइंग आइटम्स वर
आर नॉट इंक्लूडेड। appears that, यहाँ पे भी assume कर रहे हैं, बता रहे कि ऐसा लगता है, तो मतलब है कि बाय मिस्टेक हुआ हो ये, कि ये जो चीजें हैं ये 3 लिखा था और भारत फैन स्टैंडर्ड वाले 2 मिले हैं, ये 3 मिले हैं, भले इन्होंने ज्यादा दिया। वी विल अप्रिशिएट, देखो लिखने का तरीका, वी विल अप्रिशिएट if the above fans are sent to us or the amount credit, यानी कि वो ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको क्लियर एक्शन लिखना, आपको क्लियर स्टेप लिखना है कि आप क्या चाहते हैं। आप यहाँ 2 बातें चाहते हैं, आपने मेंशन किया कि या तो आप हमें वो ये दोनों चीजें जो कम में भेज दें, वी आर रेडी टू टेक, या तो फिर हमको जो ये इस आइटम के जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दें। दोनों ऑप्शन बता दिया। इसके अलावा ये बायर कुछ नहीं चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि वो कैंसिल करे ऑर्डर या आगे से कुछ, बस उन्होंने अपना एक्शन बता दिया है कि आप हमें ये दोनों मिसिंग चीजें भेज दें, या तो फिर उस भेजने के अगर आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं भेज सकते, तो आप हमको इतना ही अमाउंट जो है क्रेडिट कर दें। ओके, नेक्स्ट है लास्ट लेटर है हमारा रिकवरी लेटर, जिसमें मैंने बताया था कि आप कलेक्शन लेटर, जब चीजें मिल जाती है और रिकवरी नहीं होती, तो फिर भी देखो इसमें भी ऐसा ही लिखा है पोलाइटली, वी बिलीव दैट द पेमेंट ऑफ आवर बिल नंबर मस्ट हैव एस्केप्ड योर अटेंशन, मतलब बोल नहीं रहे कि आपने नहीं दिया, यही लिखा है कि मस्ट हैव एस्केप्ड, गलती से आपके ध्यान से हट गया या आपका अटेंशन में नहीं है। एज द पेमेंट इज ड्यू सिंस लॉन्ग, वी वुड अप्रिशिएट इफ यू सेंड अस योर चेक इमीडिएटली। ये भी क्लियर डायरेक्ट है, लेकिन कुछ भी हर्टिंग नहीं है। प्लीज लेट अस नो वेदर पेमेंट इज बीइंग विदहेल्ड फॉर, फिर वो पूछ रहे हैं कि हमें ये तो बताओ कि हमारा पेमेंट क्यों हेल्ड किया है, मतलब क्यों नहीं रिलीज किया है, क्या कोई और भी रीजन है जो आप हमें पेमेंट नहीं दे रहे हो। ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इसका फिर वो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन या अल्टरनेटिव निकाल पा रहे हैं, क्या रीजन है जो इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द ऑल टाइप्स ऑफ कॉमन बिजनेस लेटर्स। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि मैं स्टॉप करती हूँ शेयर। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों, तो आप डायरेक्ट पूछिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो आप सबको अनम्यूट करेंगे, तो आप डायरेक्ट पूछिए, मैं आप लोगों को सारा सारे पार्टिसिपेंट्स आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाँ, आपका मैम। हेलो मैम, बच्चों आप पूछिए, किसी को पूछना पूछ लीजिए। हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम मैं श्वेता शर्मा NSTI बैंगलोर से बोल रही हूँ मैम। ओके बोलो मैम। ये जो लेटर्स के जो क्वेश्चंस हैं मैम, ये मैम मिनिमम मतलब कितने क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं मैम? ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन मैम कितने बनते हैं एक्चुअली लगभग? एग्जाम्स के अभी जब पेपर चेंज हुआ है ना सिलेबस, तो जो NSQF के हिसाब से जो पिछले साल पहला एग्जाम हुआ था एनुअल पैटर्न, तो ये बिजनेस लेटर्स में से मोस्टली 1 क्वेश्चन आए हैं, उससे ज्यादा नहीं आए हैं, क्योंकि थ्योरी एक कंप्लीट एक कर लिया है 100 मार्क्स के ना, तो उसमें हर एक चैप्टर में तो ज्यादातर वो शॉर्ट हैंड से पूछते हैं ज्यादातर, और कंप्यूटर्स में से भी आ जाते हैं लेटर्स के बारे में मैम क्वेश्चन। मैं CSA ट्रेड से हूँ मैम, तो मैम ये लेटर्स के क्वेश्चन, CSA ट्रेड से हूँ मैम, CSA कोपा से हूँ मैम। कोपा वालों के लिए तो इसमें इतना कुछ नहीं है, ये SP के बच्चों को क्या है फॉर्मेट के बारे में पूछा जाता है, पार्ट्स के बारे में पूछा। कोपा के लोग भी, लेकिन वर्ड में अगर आप टाइपिंग करते हो तो ये इसको फॉलो करना पड़ता है आपको, इस तरह से आप हाँ, कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपके लिए स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है कि पार्ट जो है राइट हैंड होना चाहिए, आप ब्लॉक स्टाइल में भी टाइप कर पाते हो। ओके मैम, मेरा ये आपका फर्स्ट क्लास था मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आपका मैम, बहुत अच्छा था। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आप देखिए, आप है ना काफी सारे स्पेसिमेंट्स देखिए, क्योंकि आपको ये किस टाइप के बिजनेस लेटर सारे आपके क्वेश्चन में तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, अच्छा। ये SP के बच्चों को, क्योंकि SP में तो क्या होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, उनको करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन उनका एक ड्यूटी में आता है, लेटर्स तैयार करना भेजना, तो उनको तो इसमें एकदम टू द पॉइंट पूछा जाता है कि ये सिग्नेचर ब्लॉक है ना, ये कहाँ पे होता है टाइप, ये किस तरह से टाइप करना होता है, लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, बहुत सी चीजें, फोन्ट्स कितने रखने होते हैं। आप एक लेटर जो A4 साइज में बनाते हो तो फोन साइज जो है 12 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए,
कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 14 भी रख देते हैं, छोटा सा लेटर है तो वो सारा इसमें रूल्स होते हैं। नहीं, अगर लेटर टाइप कर रहे हो तो आपके फॉन्ट 12 होने चाहिए, यानी कि 12 से 10 11 12 दोनों हो सकते हैं। और जो है टाइम्स न्यू रोमन या कैलिबरी या एरियल, इसके अलावा कोई भी आपको बिजनेस लेटर्स में आप कोई भी फॉन्ट जो स्टाइलिश है वो नहीं यूज। तो ऐसे क्वेश्चंस भी उनको आते हैं, ये आपके कोपा में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैम अदर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपके लिंक कैसे मिलेंगे मैम हमें? आप निमी ऑनलाइन जूम में जाते हो ना, तो उसमें ये जी ना वर्चुअल क्लासेस के पूरे लिस्ट आती है। तो 25 तारीख को जो लिस्ट है तो उसके आगे पार्टिसिपेट करके आता है, वहीं पे क्लिक करना है। आप डायरेक्ट उसमें जाइए निमी वाले जूम ऑनलाइन में, और आपका जूम तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो वो यस वहां से पार्टिसिपेट करोगे ना, डायरेक्ट खुल जाता है। ठीक है, मीटिंग आईडी वहां लिखा रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके, और कोई तो टाइम है अच्छे से पूछिए, क्योंकि बिजनेस से बहुत सारे टॉपिक है, एक एक करके बताया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन है तो शॉर्ट में हुआ है। एनीवन? हेलो हाँ हेलो, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्या बात है? हाँ, इसमें किसी ने पूछा है सब्जेक्ट इज रिटन आफ्टर सैल्यूटेशन, है कि ये क्या है? सब्जेक्ट जो है सैल्यूटेशन के बाद भी लिखा जा सकता है और उसके पहले भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से जो है ना वो अलाउड है। सब्जेक्ट कभी कभी सैल्यूटेशन के बाद भी लिखा जाता है। ओके, हेलो, हाँ बोलो। यस मैम, बोलो मैं एनएसटीएस जयपुर से। मैम क्यूटेशन कहाँ लेटर से? के बारे में बताइए। बॉयर लिखता है ना क्यूटेशन लेटर। कोटेशन बायर लिखता है, कोटेशन आस्किंग कोटेशन कहते हैं उसको। वो अच्छा इंक्वायरी में ही माना जाएगा। हेलो हेलो का जो मैटर होता है वो मैम। अच्छा आस्किंग मैम, बहुत अच्छा 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 हेलो, हाँ अच्छा 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 एक मैम ये रिकवरी लेटर है ना, हाँ हाँ इसके बारे में आपने 2-3 नाम बताए थे ना, जैसे हाँ, लास्ट रिकॉर्ड लेटर। रिकवरी का मतलब ये होता है ना, किसी चीज को आप उसको वापस पाना, मतलब आपका कोई पेमेंट हुआ, बेच दिया, सेलर है, जैसे कोई सेलर ने अपने प्रोडक्ट बेचा, तो यस मैम, पेमेंट है ना नहीं आ रहा है ना, लेने के बाद भी पैसे तो मिले चाहिए ना, क्योंकि देखो बिजनेस जो है वो कैश में नहीं होता है, ये तो होता है सामान आने के बाद ही वो पेमेंट जाता है। ये क्रेडिट बेस पे ज्यादातर होते हैं, क्योंकि बल्कि अमाउंट है, पैसे नहीं आ रहे हैं तो सेलर को तो लिखना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि हमारा पेमेंट ड्यू है, उसको रिकवरी लेटर। रिकवरी का मतलब है कि आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया, पहली बार लिखा नहीं आया, फिर आपने रिमाइंडर यस मैम, उसको याद दिलाने के लिए। हाँ, फिर से भी वो लोग हेलो पैसे नहीं भेजते, दूसरी बार भी लिखते हैं, फिर से भी नहीं भेजते हैं, दूसरी बार वो लिखते हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे, तो इसीलिए उसको लास्ट रिसोर्ट लेटर कहा जाता है, कि वो आखिरी उनका हो जाता है कि हम रिमाइंडर्स के बाद में कि हम आप कुछ नहीं करेंगे। इसलिए रिकवरी को 2-3 नाम और है। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब पैसा कलेक्ट करना चाहिए, कलेक्शन लेटर भी कहा जाता है। और एक Yes, नाम और है डनिंग। डनिंग एक वर्ब है, डन, डन का मतलब होता है आपको फोर्स करना किसी चीज को करने के लिए, तो डनिंग लेटर भी होता है कि आप फोर्सफुली बायर से मांग रहे हो, बार बार तकाजा कर रहे हो, तो हिंदी में हम कहते हैं तकाजा करना, लेटर, तकाजा लेटर। रिकवरी, यस मैम, कलेक्शन, डनिंग, लास्ट रिसोर्ट, ये चारों में से कोई भी फॉर्म आ सकता है आपके एमसीक्यू में, क्योंकि एक बार लास्ट रिसोर्ट भी आया था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। बच्चों को लास्ट रिसोर्ट समझ में नहीं, रिसोर्ट का मतलब एक तो आप जानते हो पार्क गार्डन वगैरह होता है, यहाँ पे रिसोर्ट का मतलब होता है आखिरी स्टेप, ये मेरा लास्ट स्टेप है, रिसोर्ट मतलब अटेम्प्ट। ठीक है, इंग्लिश में एक ही वर्ड के 2-3 तो समझने यस में मैम, दिक्कत आती है, इसलिए ये लास्ट रिसोर्ट का आखिरी अटेम्प्ट। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स और मैम। कुछ पूछना है तो पूछो, अभी टाइम है, आई एम वेरी हैप्पी कि आज टाइम है, आप लोग पूछ सकते हो। और कल भी मेरा क्लास सेम टाइम पे है बच्चों, ऑफिस करस्पॉन्डेंस पे है, ठीक है। एसपी के बच्चों के लिए बहुत हेलो हेलो मैम, रेफरेंस डालना नहीं पड़ता है क्या किसी लेटर में, अगर बिजनेस
बिजनेस में रेफरेंस डालना पड़ता है, ये पूछ नहीं रहे नहीं, हो? आपने जो लेटर बताया उसमें रेफरेंस डालना पड़ता है या नहीं डालना पड़ता है? हाँ डालना पड़ता है। देखो रेफरेंस का मतलब पता है क्या होता है, हमने इसके पहले हाँ। क्लास था शायद आपने अटेंड किया, फाइलिंग आपने अटेंड किया था क्या? नहीं, मेरा पहला ही था इसलिए। अच्छा, तो फाइलिंग में जो होता है सेक्रेटरीज को या ऑफिस वर्कर्स को है ना, कोई भी करस्पॉन्डेंस जब आता है तो उसमें एक लेटर नंबर के साथ आता है, ठीक है। और उस लेटर को आप कैसे फाइल करते हो, आप एक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स बनाते हो जिसमें अल्फाबेटिक होता है या न्यूमेरिकल होता है या जो, तो मतलब उस फाइल को एक नाम देना पड़ेगा, रेफरेंस नंबर। मतलब वो नाम नहीं देंगे तो आप बाद में उस फाइल को कैसे निकालोगे? बिजनेस तो आपका कंटिन्यूएशन में चलता ही रहता है ना। आज लेटर आया, फिर 1 महीने बाद फिर से तो वो एक पर्टिकुलर सप्लायर का एक जो है फाइल होता है। तो आप उस सप्लायर को जब भी लेटर लिखते हो तो वही रेफरेंस नंबर डालते जाते हो। जैसे आपका हॉल टिकट, आपका जो हॉल टिकट होगा, आप एग्जाम लिखते हो तो आपने जो हॉल टिकट नंबर है, आपका हॉल टिकट नंबर डालते हैं तभी तो आपको आपका मार्कशीट नजर आएगा, या आपका फिर कोई फेल हो गया सपोज, जो नहीं होना चाहिए, बाय चांस अज्यूम करते हैं, तो सप्लीमेंट्री देना है तो भी आपको फिर से आपका अपना ही वो डिटेल डालना होता है जो आता है रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि ये लेटर जो है सारे एक ही ग्रुप के हैं, एक ही सप्लायर के हैं, ठीक है। ओके, तो फाइलिंग के ये आप Thank you. पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट, रेफरेंस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रेफरेंस यू कांट से, समझ नहीं आएगा, क्योंकि लिखने वाला भी अपने फाइल का रेफरेंस नंबर डालकर ही लिखता है। इवन पर्सनल लेटर्स में रेफरेंस नहीं होते हैं क्योंकि वो फ्रेंडली है, उनको कुछ ये बात बतानी नहीं है ना। यहाँ तो बिजनेस है, बिजनेस एक एविडेंस के रूप में कैरी आउट किया है, एक के बाद रेफरेंस के थ्रू ही जाता है।